My name is Abhinav Khandelwal, and I secured 785th rank this year in UPSC CSE 2022. And my journey is very long. I'm preparing from last 7 years in for the UPSC. As I have given the second interview this time, and this time I secured this rank. तो स्टार्टिंग में लाइक आई विल गो गिव माय इंट्रोडक्शन, something brief background about myself. Then we will talking about the UPSC preparation and the different modes, like the different stages, like prelims, mains, and interview briefly. And now then afterwards we will take the main things like the answer writing, the PYQs, ठीक है, then the model test papers, everything which is a very important part of the UPSC, like newspaper reading, current affairs, and everything. I'll take each and everything in this session. And afterwards, if you are thinking that there is some problem, like you want to ask something, then you can ask afterwards. मेरा नाम अभिनव खंडेलवाल है और मैंने जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने मेरी स्कूलिंग वगैरह जयपुर से ही कंप्लीट करी है 12th तक, और देन उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करा है, बीकॉम ऑनर्स से। देन आफ्टरवर्ड्स मेरा जो यूपीएससी में देने का था, स्टार्टिंग में नहीं था बिल्कुल भी, बट जैसे मैं कॉलेज में गया, मुझे एक्सपोजर मिला, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट हुए थे यूपीएससी टॉपर्स के साथ। तो देन मुझे रियलाइज हुआ कि लाइक यूपीएससी इज द बेस्ट थिंग फॉर मी टू गो विथ, ठीक है। एंड क्योंकि मेरा सोशल सर्विस की तरफ इंक्लिनेशन था स्टार्टिंग से, तो मैं उन चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा ये बेस्ट करियर ऑप्शन है मेरे लिए। तो देन आफ्टरवर्ड्स मैंने, जैसे होता है नॉर्मली, बीकॉम ऑनर्स करी, तो एमकॉम के लिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था मास्टर्स, बट वो क्लियर हो गया था। बट फिर मैंने अपना एडमिशन विथड्रॉ करा लिया था, क्योंकि मेरे को वो उसी सब्जेक्ट में मास्टर करनी थी जो मैं यूपीएससी में लेना चाहता हूँ सब्जेक्ट। देन डिसाइड करा मैंने, 2-4 सब्जेक्ट्स देखे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी और कॉमर्स वगैरह भी देखा, बट मुझे लगा कि सोशियोलॉजी एक बेस्ट ऑप्शनल है मेरे लिए। तो फिर मैंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स कंटिन्यू करी इग्नू यूनिवर्सिटी से, ओपन से। एंड देन उसी सोशियोलॉजी में मैंने नेट जेआरएफ क्लियर करा, और फिर यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू चली रही थी मेरी। तो ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि प्रीलिम्स की स्टेज की या मेंस स्टेज की, तो प्रीलिम्स स्टेज में जो बुक्स वगैरह हैं, पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा ब्रीफ आउट। जैसे पॉलिटी के लिए अगर अपन बात करते हैं, एम लक्ष्मीकांत बुक है, और स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंशिएंट मिडिवल के लिए है, जो एनसीईआरटीज़ की, ओल्ड एनसीईआरटीज़ की बुक्स आती है, वो जो 2 बुक्स आती है ओल्ड एनसीईआरटीज़ की, वही बुक्स है, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है बुक, मैंने उसको ही रेफर करा था, और मार्केट में कुछ नोट्स भी आते हैं, तो मैंने थोड़ा-सा टिटबिट्स उनको देख लिया था। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा आर्ट एंड कल्चर वगैरह ऐसा है कि आपको डाइवर्सिटी चाहिए, थोड़ा पढ़ना इसके लिए ज़्यादा पड़ेगा, एक बुक सफिशिएंट नहीं रहेगी आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो मेरा आर्ट एंड कल्चर के लिए ये था। देन उसके बाद अगर अपन बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए मेरी थी कि एनसीईआरटीज़ ही एक बुक्स थी, जिसमें आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है, स्टैटिक पोर्शन। और करंट में अगर कुछ चल रहे हैं, जैसे हीट वेव्स हो गई, फ्लड्स हो गए, लालिनो, एल्निनो हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा-सा डीपली करनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये करंट इवेंट्स चल रहे हैं और ज्योग्राफी के आपके पार्ट्स हैं। एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन्स आ जाते हैं इनसे। तो आपका स्टैटिक पोर्शन पर आपका वही रहेगा, एनसीईआरटी से रहेगी ज्योग्राफी के लिए। देन उसके साथ-साथ है जीसी लियोन बुक है, थोड़ी-सी एडवांस अगर आपको स्टडीज़ करनी है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप जीसी लियोन से उसको टॉपिक्स को देख सकते हैं। देन आती है इकोनॉमिक्स की बात। जैसे मेरा तो बैकग्राउंड था इकोनॉमिक्स में, तो मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट इकोनॉमिक्स के लिए मोस्टली मैंने मृणाल सर के जो नोट्स मिलते हैं मार्केट में, मैंने उसको रेफ़र करा, और रमेश सिंह में जो-जो टॉपिक्स में मेरे को लगा कि इन डेप्थ मेरे को नॉलेज चाहिए, तो मैंने रमेश सिंह को थोड़ा-सा रेफ़र करा। बट जो करंट में आपके जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जो करंट में आपके टॉपिक्स चल रहे हैं, उन टॉपिक्स को ही आपके जो इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स का पेपर है, तो उसमें वही चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है? तो ये सारा, जैसे कि M1, M2 पूछ लिया, ठीक है ना? M0, M1, M2 जो मार्केट
मिलिट्री वाले होते हैं, ठीक है? तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जो मतलब आप कर रहे हो, आपकी जो न्यूज़पेपर में आ रही है, इकोनॉमिक्स में वही चीज़ें पूछी जा रही है, बस आपको एक कांसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके लिए मृणाल सर के जो नोट्स हैं, वो बहुत बेस्ट हैं। बहुत डिटेल्ड में भी दे रखे हैं और एक हर एक बेसिक से एडवांस आप कोई भी स्टूडेंट उसको पढ़ के समझ सकता है। देन एनवायरनमेंट के लिए मैंने अगर अपन बात करें तो शंकर आईएएस के नोट्स मैंने रेफर करे थे एनवायरनमेंट के लिए स्पेसिफिकली क्योंकि एनवायरनमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ना आजकल ज़रूरी हो गया है, जैसे फॉरेस्ट एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थोड़ा-सा अच्छे आते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस, उसके साथ-साथ जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, अगर या तो अगर वो मंथली वो जो न्यूज़पेपर में है या मंथली मैगज़ीन्स हैं, उनमें कवर हो रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज़ आप उसको गूगल पे सर्च करिए और उसको अपने नोट्स में ऐड करिए। क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते या लाइटली नहीं ले सकते। जैसा कि मेरा है कि जैसे एंशिएंट या मेडिएवल हिस्ट्री है, तो मैं उसको थोड़ा-सा लाइट लेके चलता हूँ क्योंकि एक तो मेरा वीकेस्ट है वो और उसमें जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो थोड़ा कम है। तो उन सब्जेक्ट्स को आप लेके चलिए सबसे पहले कि जो आपके एक स्ट्रेंथ वाले हैं और जिसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत अच्छा है। लाइक जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इनको आपको बहुत थॉरोली प्रिपेयर करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से, ठीक है? आप इनमें लाइट होना या मतलब किसी भी जैसे 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं अपने पास, तो आपको 5 आपके सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स इस बार जैसे आप देख रहे हो अभी इस बार का एक बहुत डायनामिक पेपर होता जा रहा है। यू नेवर नो कि कौन-सा सब्जेक्ट किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ ले कभी भी। तो आपके परफेक्शन के साथ होने चाहिए, जो आप सब्जेक्ट्स कर रहे हो उनको। सेकेंडली जैसे अगर जैसे आपको जिसमें इंटरेस्ट कम है, एंशिएंट हुआ, मेडिएवल हिस्ट्री हुआ या कुछ, तो आप उनके जो हॉट टॉपिक्स हैं, जैसे जैनिज़्म हुआ, बुद्धिज़्म हुआ, गुप्ता एम्पायर हुआ, इन सब से क्वेश्चन्स आ ही रहे हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ, इन सब से क्वेश्चन्स हमेशा यूपीएससी पूछ ही रहा है। तो आपको इन टॉपिक्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। इन टॉपिक्स के लिए यूपीएससी जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में तो डीप में जा रहा है। तो आपको उन टॉपिक्स को थोड़ा और डिटेल में करना पड़ेगा। जिससे आपका कोई भी पार्ट लेफ्ट ओवर ना रह पाए और अगर उन पार्ट में से अगर जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप आंसर कर सको। तो एक ये है और जैसे मैंने सारी बुक्स के बारे में आई थिंक बता दिया है मैंने, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट सब चीज़ों के बारे में। तो ये सारा प्रीलिम्स का है। प्रीलिम्स का इतना डिटेल में सिलेबस नहीं दिया है यूपीएससी ने, बट हाँ, ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको प्रिपेयर करना होता है जीएस 1 पेपर, जो प्रीलिम्स का है। देन अब पेपर की बात करते हैं सेकंड पेपर की जीएस 2 जो सीसेट का होता है। सीसेट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, देन सेकंड हो गया अपना रीजनिंग एंड थर्ड हो गया मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जैसे मेरे केस में था क्या, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं था मैं, जैसे 11th-12th में मेरे पास कंप्यूटर और कॉमर्स कंप्यूटर था, आईपी थी। तो मैथमेटिक्स मेरे लिए थोड़ा टफ पड़ जाता था। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में स्टार्टिंग की स्ट्रैटेजी में ये रखा था कि जैसे कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी रहती थी, तो मैं उससे सीसेट क्लियर कर लेता था। बट लेटर ऑन ईयर्स 2019 के बाद यूपीएससी ने क्या करा कि कॉम्प्रिहेंशंस बहुत टफ कर दिए। तो कॉम्प्रिहेंशंस टफ कर दिए तो मेरे लिए 66 मार्क्स लाना ही बहुत टफ हो गया था। तो इस केस में क्या हुआ कि मैंने अपनी जो स्ट्रैटेजी है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान ना देते हुए मैंने फिर रीजनिंग और मैथ्स पे, इन दोनों पे ध्यान दिया। और रीजनिंग और मैथ्स को क्योंकि इसमें हाई एक्यूरेसी रहती है और अगर आपको पता है कि आपने लाइक 40 क्वेश्चंस करे हैं तो उसमें 36 38 तो सही होंगे ही होंगे रीजनिंग मैथ्स में, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपकी सही होने की। तो इस बार जैसे मेरा 2020 और 21 में सीसेट की वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। वो रीजन यही था कि जो यूपीएससी ने चेंज कर दिया था, जैसे कि पैटर्न बिल्कुल सीसेट का चेंज कर दिया था। कॉम्प्रिहेंशंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत वेरी कर रहे थे कोचिंग के आंसर की से या यूपीएससी के आंसर की से। तो मेरा मतलब पॉइंट पॉइंट 1 मार्क्स या 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स इससे ही मेरा सीसेट रहा है 2 बार। तो फिर मैंने जो 2022 का अटेम्प्ट है इसमें स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करी और इसको पूरा रीजनिंग और मैथ्स पे मैं डिपेंड रह के गया। वैसे इस बार 2022 में इंग्लिश इजी आई थी, बट मैं बिल्कुल डिपेंड नहीं था। मैं मेरा ये था कि लाइक मेरे को 40-45 क्वेश्चंस करने हैं और विद फुल एक्यूरेसी करने हैं और मैंने इतने ही करे और मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया सी सेट।
तो सीसेट के लिए जैसे मैं जो फ़ॉलो करता था प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैं उसको पूरा थॉरोली करता था, 4-5 साल के। उसके साथ-साथ जो इतनी डायनामिकनेस बढ़ रही है सीसेट की, तो आप पीवाईक्यू के अलावा सिर्फ़ ये भी कर पीवाईक्यू साथ-साथ आप उन चीज़ों पे भी ध्यान जैसे कोई कोचिंग मैंने 2 कोचिंग के है ना 2-2 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स ले लिए थे सीसेट के। तो जैसे भी वीकेंड्स पे या जब भी मेरा जो एग्ज़ॉस्ट हो जाता था, तो मैं सीसेट का पेपर एक सॉल्व कर लेता था। तो ये एक मेरी छोटी मोटी-मोटी एक स्ट्रैटेजी है प्रीलिम्स की, सीसैट और जीएस 1 को लेकर, ठीक है? अब सेकंड थिंग अपन अब बात करते हैं कि लाइक जो पीवाईक्यू है, वो कितने इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के स्टेज के लिए। पीवाईक्यू एक क्या है कि यूपीएससी को आप पेपर को कैसे जानोगे कि क्या यूपीएससी पूछ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है यूपीएससी। आपको सिर्फ पीवाईक्यू से ये चीज़ पता चलेगी कि एक्चुअली यूपीएससी की डिमांड क्या है, आपको पढ़ना कैसे है। आप अगर उन क्वेश्चंस को देखोगे आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि यूपीएससी इस टॉपिक्स में पर्टिकुलरली क्वेश्चंस पूछ कैसे रहा है। आपको उस टॉपिक को पढ़ना है तो आपको कितना डीप में पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या-क्या आपको समझनी है चीज़ें और किस अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन आगे लेकर जानी है। तो ये पूरा है तो पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएससी की जर्नी में। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो जर्नी अपनी, तो आप बेसिक एनसीईआरटी से अपनी स्टार्ट करो प्रिपरेशन। उसके बाद रोज़ डेली बेसिस पे आप है ना पीवाईक्यूज़ देखो। जैसे पीवाईक्यू देख के आपको ये रियलाइज़ होएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे लेकर जानी है आगे। तो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप 10 टू 15 इयर्स के पीवाईक्यू आपको बिल्कुल थॉरो 2 या 3 बार करने चाहिए प्रीलिम्स से पहले। क्योंकि इनिशियल स्टेज में मैंने ये मिस्टेक्स कमिट करी थी, तो मैं इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं जो, तो वो इसको कमिट ना करें मिस्टेक्स को और वो अपना जो जर्नी है यूपीएससी की वो शॉर्ट एंड में पूरी करके और सक्सेस जल्दी से जल्दी ले लें। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करा इस चीज़ पे कि हाँ, पीवाईक्यू आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सेकंड थिंग है आपका कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो कोचिंग्स के, मॉक टेस्ट जैसे आप कोई भी कोचिंग के स्टैंडर्ड कोचिंग के मॉक टेस्ट ले सकते हो, लाइक जैसे विज़न आईएएस हो गया, फोरम हो गया, इनसाइट्स हो गया, इनके आप मॉक टेस्ट ले सकते हो बट वो है कि एक तो आप फुल टेस्ट सीरीज़ लो, जैसे 30-35 टेस्ट होते हैं जिसमें सेक्शनल और फुल लेंथ सारे कवर्ड होते हैं। तो सेक्शनल का करने का ये मीन्स होता है कि आपका जो रिवाइज हो जाता है हर टॉपिक्स आपका उसमें पर्टिकुलर्स है ना हर एक सेक्शंस के जैसे है ना कभी वो पॉलिटी के जैसे मान लो गवर्नर वाले के पूरे के टेस्ट हो गए या प्रेसिडेंट के पूरे टेस्ट हो गए तो आपका पूरा वो प्रेसिडेंट जो आपने पढ़ा है गवर्नर पढ़ा है पार्ट 3 पार्ट 4 तो आपका उसका पूरा रिवीजन हो गया और उसके साथ आपने टेस्ट दे लिया तो देन यू कैन असेस योर प्रिपरेशन कि सेक्शनल में मेरा कौन सा पॉइंट रह रहा है, कौन सा चैप्टर रह रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग मेरी अभी बेटर हुई है, क्या मेरे को और मल्टीपल रिविजन्स चाहिए इस चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ आप सेक्शनल टेस्ट दोगे ना तो यू विल गेट क्लियरिटी कि हाँ, अब मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पे है और अब मेरे को और कितने रिविजन्स की ज़रूरत है। सेक्शनल देन फुल लेंथ टेस्ट का ये है कि आप एक पूरा टाइम सेट करिए कि जैसे 9:30 से 11:30 पेपर होता है प्रीलिम्स का, तो उसी अकॉर्डिंग आप डेली अपनी क्लॉक लगाइए और उस अकॉर्डिंग आप जैसे अगर घर पे दे रहे हैं टेस्ट क्योंकि मैंने अपने जो टेस्ट सीरीज़ है मोस्टली घर पे ही लगाई है। तो मैं 9:30 से 11:30 बैठता था और टेस्ट देता था उसमें कि उसमें फुल लेंथ टेस्ट देता था। तो देन मैं फिर उसके बाद उसका एनालिसिस में मैं 4 घंटे लगाता था मिनिमम क्योंकि टेस्ट देना एक इम्पोर्टेंट है, साथ-साथ उसका एनालिसिस उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसके एनालिसिस में आप डिसाइड करोगे कि लाइक आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग किन टॉपिक्स में अच्छी है और जब आप उसके जो मॉडल आंसर्स दिए हुए होते हैं, आप जब उनको रिवाइज़ करोगे, रीड करोगे, तो यू विल गेट टू नो कि आप बहुत चीज़ें सीख रहे हो और ये एक लर्निंग प्रोसेस ही है कि आप जो टेस्ट क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी कोचिंग का जो पेपर आप मॉडल टेस्ट पेपर दे रहे हो कि वो सेम टू सेम आ जाएगा यूपीएससी में, ऐसा नहीं है। बट उससे आपको सीखने को मिलता है, उससे आपके एनालिटिकल एबिलिटीज़ पता चलती है कि भाई आप सोच रहे हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप 50-50 तक पहुँच पा रहे हो या आप उसको सही कर रहे हो, तो क्यों सही करा है आपने और गलत करा है, तो क्यों करा है?
तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे मेरा इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, क्वेरी आई हुई है इसके लिए कि अब मॉक टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है? क्या मॉक टेस्ट जो किसी भी कोचिंग के ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा कोई कोचिंग वाला नहीं है कि जो यूपीएससी के क्वेश्चंस मैच करे, ऐसा नहीं है। बट अपन अपनी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर्स देते हैं। बेसिक आइडिया यही है टेस्ट पेपर का। तो टेस्ट पेपर्स, पीवाईक्यू दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप टेस्ट पेपर्स दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उसके साथ साथ उनका रिवीजन और री रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने पढ़ा, आपने गलती करी, तो आपने बहुत चीजें सीखी। तीन ऑप्शंस मान लो गलत है, तो उन तीन ऑप्शंस के बारे में भी पीछे दे रखा है डिटेल्ड में। तो उन तीन ऑप्शंस के साथ साथ आपको ये भी डिसाइड करना है कि यार ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इनकी क्या सही है क्या गलत है, तो आपके वो नॉलेज में ऐड हो गया। फिर उसको आप री रिवाइज करोगे, तो आपका जब आप अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है यूपीएससी में या नेक्स्ट पेपर्स में, तो आप एलिमिनेट करके या इंटरकनेक्ट करके अपनी नॉलेज को आप क्वेश्चन सही आंसर की तरफ पहुंच सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इनिशियल डेज में मैंने जैसे मॉक्स भी कम लगाए थे इनिशियल अटेम्प्ट में मेरे, तो फिर मैंने मॉक्स थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करे, और मॉक्स के साथ साथ एनालिसिस करा कि एनालिसिस करने के साथ फिर मेरे को बेनिफिट हुआ, और फिर मेरे जैसे प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तो मेरा मतलब यही था कि जो मैंने स्टार्टिंग में बहुत मिस्टेक्स करी, फिर उनको मैंने उन पे ध्यान दिया, उनको क्लियर करा, और फिर रिजल्ट आपके सामने है आज। तो ये चीज है। ठीक है। देन प्रीलिम्स की बात हो गई अपनी। करंट अफेयर्स, देन करंट अफेयर्स की बात करते हैं प्रीलिम्स में। जैसे मैं न्यूज़पेपर फॉलो करता था, मैं हिंदी न्यूज़पेपर फॉलो करता था, साथ साथ मैं उसको रीडिंग करता था, बट मैं नोट्स नहीं बनाता था। इनिशियल डेज में मैंने नोट्स बनाए, बट मेरे को इतना फ्रूटफुल नहीं लगे, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत बल्कि नोट्स हो जाते हैं, तो आप रिवाइज ही नहीं कर सकते उन चीज को। तो मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ता था, बट साथ साथ मैं क्या करता था, मंथली मैगजीन्स पे रिलाय करता था। मंथली मैगजीन्स को सब साथ अपने करंट अफेयर्स की जो पढ़ाई है उसको सब्स्टिट्यूट करता था, जिससे क्या होता था कि जो भी मेरा छूट रहा है, तो वो मेरा करंट अफेयर्स से कंप्लीट हो जाता था। और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है कि यार एक कोचिंग वाला कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो एक कोचिंग वाला कंप्लीट नहीं करवा पा रहा है, तो मैं क्या है कि जैसे मैंने विजन की जैसे मेंस 365 या पीटी 365 ली, साथ साथ मैं क्या है इनसाइट्स की भी ले लेता था, जिससे क्या है उसके इंडेक्स को मैं चेक कर लेता था कि अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो मैंने नहीं करा है इस मंथ में, वो उसमें है, तो मैं फिर उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को ही कवर करता था। या दो या तीन, हार्डली दो या तीन टॉपिक्स रहते थे कि जो उस मंथ इस पर्टिकुलर कोचिंग ए ने कंप्लीट नहीं करे, कोचिंग बी ने कंप्लीट करे। तो आपकी क्या होती है, करंट अफेयर्स की एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाती है, तो आपका कुछ रहता नहीं है इंपॉर्टेंट। तो एक करंट अफेयर्स के लिए यही करता था मैं मोस्टली, प्रीलिम्स के लिए तो एटलीस्ट। मेंस के लिए फिर मैंने और थोड़ा सा फर्दर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्लास ज्वाइन करी थी, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा मेंस की स्ट्रेटेजी। तो प्रीलिम्स की मोटी मोटी स्ट्रेटेजी यही है कि जो आप पढ़ रहे हो, लिमिटेड पढ़ रहे हो, अपने सोर्सेज हैं उनको डिफाइंड रखो, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको री रिविजन करो। क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आएगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आएगी तो आप अपने एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, बिकॉज कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजिंग तो ऑप्शंस रहते ही हैं, बट आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, तो आप उसका आंसर्स तक नहीं पहुंच पाओगे। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होना जरूरी है, उससे आपका 10 से 12 रिवीजन होना जरूरी है प्रीलिम्स से पहले। क्योंकि अभी बहुत टाइम है, अभी लाइक वी आर सिटिंग इन जुलाई मंथ ना। तो अगर आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स मई जून में है, तो आप उसके लिए आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, और आप अगर आप डे वन से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल प्लान आउट कर सको। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, अगर अपन बात करते हैं मेंस की, जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है, जैसे प्रीलिम्स का पेपर होता है, वैसे ही उसके बाद 15-20 दिन में हार्डली आपका रिजल्ट आ जाता है। बट आपको मेंस की प्रिपरेशन भी प्रीलिम्स से पहले ही, लाइक अभी अभी जुलाई चल रहा है, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन भी अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जिससे क्या है कि आप जब आपका प्रीलिम्स कंप्लीट होता है, तो आप मेंस को बिल्कुल आंसर राइटिंग के साथ आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इतना कम टाइम रहता है कि हार्डली 3 मंथ्स रहते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो 3 मंथ्स में आप उसका सिलेबस करना, फिर आंसर राइटिंग करना, ऑप्शनल करना बहुत टफ हो जाता है। तो आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है स्टार्टिंग से। देन आपके बाद जैसे ही आपका प्रीलिम्स से 3-4 महीने बच रहे हैं आपके, तो जैसे फेब हुआ या जैन फेब, तो उससे आपको है ना प्रीलिम्स स्पेसिफिक बिल्कुल प्रिपरेशन चालू कर देनी है।
तो ये मोटा-मोटा ये सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है? देन अगर अपने को जैसे अगर मेंस का है, जैसे जीएस-1 की बात करते हैं अपन, तो जीएस-1 में रहता है जीएस-1, जीएस-2, जीएस-3, जीएस-4 4 जीएस के पेपर होते हैं मेंस में, 1 एसे का पेपर होता है, 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, एक इंग्लिश होता है और एक कोई भी आपकी लैंग्वेज रहती है, हिंदी वगैरह, मराठी, जो भी एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? और फिर उसके बाद रहता है आपका ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, ठीक है? ये 9 पेपर रहते हैं मेंस के, इसमें से 7 होते हैं जिसमें आपकी मार्किंग होती है, जो आपके जो फाइनल कट ऑफ होती है उसमें मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं, और जो 2 होते हैं वो सिर्फ़ आपके क्वालिफाइंग होते हैं लैंग्वेज पेपर। ये क्लियर है? देन जीएस-1 की बात करते हैं अपन। जीएस-1 का लाइक ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड हो जाता है। जैसे प्रीलिम्स के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, बट मेंस के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री है। जैसे सोसाइटी का पार्ट ऐड हो गया, ठीक है? ज्योग्राफी हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको थोड़ा-सा इन डेप्थ करने होते हैं मेंस के लिए। लाइक यू हैव टू एनालाइज़, यू हैव टू कमेंट, यू हैव टू इवैल्यूएट। तो हर क्वेश्चन को आपको प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है? गवर्नमेंट उस फील्ड में क्या कर रही है, या कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, या कोई एग्जांपल्स हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा मेंस स्पेसिफिक तैयार करनी पड़ेगी। और ये कैसे होता है कि लाइक जैसे आंसर राइटिंग, जैसे आप कोर्स तो पढ़ रहे हो, मोर और द एक 50-60%, 60-70% सेम रहता है प्रीलिम्स मेंस का। कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट रहती है, तो वो आपको पहले से ही करनी होती है। लाइक जैसे जीएस पेपर 2 है, उसमें गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, एनजीओज़ हो गए। ये आपको अलग से आपको है ना बनाने पड़ेंगे इसके नोट्स ए4 शीट में, और देन उसमें आपको वो मेंस स्पेसिफिक है, ठीक है? देन आपका हुआ पार्ट हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हुआ, एथिक्स हुआ जो जीएस पेपर 4 है, ठीक है? इनको आपको थोड़ा-सा पहले से प्रिपेयर करने पड़ेगा, और ये मेंस का है पूरा। यूपीएससी ने बहुत डिफाइंड तरीके से मेंस का सिलेबस डिफाइन कर रखा है, मतलब पब्लिश कर रखा है। तो आप उस सिलेबस को प्रिंट आउट रखो और उसको अपनी टेबल पे रखो। यूपीएससी सिलेबस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें हर एक चीज बहुत डिटेल्ड तरीके से दे रखी है कि हाउ व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। एंड जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो जैसे, तो न्यूज़पेपर में मोस्टली क्या क्वेरी आती है कि हम 3 घंटे दे रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने को, 4 घंटे दे रहे हैं, हमारा टाइम मोस्टली न्यूज़पेपर में निकल जा रहा है। बिकॉज क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या रिलेवेंट है, क्या आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है? तो जब आप सिलेबस पढ़ लोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार न्यूज़पेपर में, मतलब जैसे अगर अर्बनाइजेशन पूछ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार अर्बनाइजेशन से रिलेटेड अगर कुछ टॉपिक्स आए हैं मतलब न्यूज़पेपर में, तो हाँ यार ये मेरे इंपॉर्टेंट है। बट अगर कुछ चीज़ पूछ रहा है, स्पोर्ट्स से पूछ रहा है, कोई अवार्ड से पूछ रहा है, या कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है, आप उन सबको भी पढ़ते जा रहे हो क्योंकि आपने सिलेबस नहीं देखा है। जब आप सिलेबस देख लोगे ना, तो आप उन्हीं चीज़ को पढ़ोगे जो आपके सिलेबस में है। तो आपका बहुत टाइम शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी पढ़ाई, न्यूज़पेपर, आपकी स्टडी, सेल्फ स्टडी, आपका रिवीजन, आंसर राइटिंग, हर चीज़ आपको मैनेज करनी है पूरे दिन भर में। तो आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आपका हाँ फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है तो, क्योंकि आपको इनिशियली अटेम्प्ट में अच्छा टाइम देना पड़ता है प्रिपरेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ है। तो जीएस-1 का मैंने जैसे आपको बता दिया था बुक्स। बुक्स वो मोर ऑफ द सेम ही रहेगी, ठीक है ना? बट जैसे सोसाइटी के लिए, जैसे मेरा तो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड था तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जैसे 11th-12th की एनसीईआरटी होगी सोशियोलॉजी के लिए। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या होएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप है ना, मार्केट में कोई भी नोट्स मिलते हैं वैल्यू एडेड मटेरियल्स टाइप के, कोई भी कोचिंग के या कोई भी टॉपर्स के नोट्स ले लेना, तो उतना मोर देन सफिशिएंट है, आपको इतना डिटेल्ड में नहीं जाना है। बट आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यू हैव नॉलेज, you have sufficient knowledge because you are reading from last 8 months, 10 months, and you have cleared the prelims as well. But how to present that knowledge in a mains answer format, that is very important in a structural way, ठीक है? तो जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो आप मेंस आंसर राइटिंग में जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक आईएएस बाबा हो गया, इनसाइट्स हो गया, तो ये डेली बेसिस पे क्या क्वेश्चंस है ना डालते रहते हैं, 5 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे डाल रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे बच्चे अपने आंसर्स लिखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को इवैल्यूएट भी कर देते हैं, या कुछ बेस्ट आंसर होता है वो इसको हाइलाइट कर देते हैं। तो यू कैन एनालाइज़ योर आंसर, यू कैन चेक योर आंसर विद देम कि हाँ,
कि मैंने क्या आंसर लिखा है और जो मेन जो सबने लाइक करा है आंसर, जो हाइलाइटेड आंसर है, उसमें उन्होंने क्या एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है? तो ये ओवर द टाइम आप खुद ग्रेजुअली है ना, आप ये प्रोसेस करते जाएँगे, रोज़ आंसर्स लिखेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट डे आंसर लिखा था और जो आपका सेकंड मंथ में आप आंसर लिख रहे हो, उसमें बहुत चेंज आ जाएगा। क्योंकि एक ये लर्निंग प्रोसेस है। एक दिन में कोई आंसर्स बहुत अच्छा नहीं लिख सकता है। क्योंकि जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में आंसर्स लिखे थे तो ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या लिख रहा हूँ मैं, मतलब इज इट यूपीएससी फॉर मी और नॉट। बट ये एक लर्निंग प्रोसेस है, आप धीरे 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 लिखते जाओगे, आप अपने पॉइंट्स एड ऑन करते जाओगे कि हाँ, अगर मान लो नक्सलिज्म कोई टॉपिक है तो नक्सलिज्म में मैंने क्या पॉइंट्स लिखे हैं और जो और बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं उन्होंने क्या पॉइंट्स लिखे, तो आप वहीं ए फोर शीट में है ना, उसको एड ऑन करते जाओ पॉइंट्स को। तो जिससे क्या पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे तो आपके वो एक नोट्स भी बनते जाएंगे और साथ साथ आपकी लर्निंग भी हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आंसर्स लिखोगे तो आप उन चीजों का ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और मैं क्या आंसर लिख रहा हूँ। तो आप बिल्कुल एक वो हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे कि जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप रोज उस प्रोसेस को कर रहे हो। तो इस प्रोसेस को जैसे ही आपका जैसे 2-3 महीने या 4-5 महीने में जैसे ही आपका कोर्स थोड़ा-सा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद है ना आप आंसर राइटिंग लिखना चालू करो। ये मत सोचो कि मैं इसको 2-3 रिवीजन कर लूँ या 5-6 रिवीजन कर लूँ, मेरा अभी परफेक्शन नहीं आया है इस चीज़ में, जब मैं बहुत अच्छा मेरा कंटेंट हो जाएगा जब, नहीं, आप स्टार्ट कर दो, आपकी एक बार डिसेंट आपने 2-3 रीडिंग लगा ली है सब्जेक्ट्स की, तो आप एक बार फिर स्टार्ट कर दो उसको, आंसर राइटिंग को। ये चीज़ है। जीएस 2 की जैसे अगर अपन बात करते हैं कि जीएस 2 में क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, जीएस 2 में मेनली पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ये मेन रहता है जीएस 2 में। तो जीएस 2 में आपका पॉलिटी वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका एम लक्ष्मीकांत से कवर हो जाता है। सेकंड है गवर्नेंस। गवर्नेंस का आपको वैल्यू एडेड मटेरियल से उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या आपको खुद से टॉपिक्स देख के सिलेबस में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने तो दोनों को ही देखा था, वैल्यू एडेड मटेरियल को भी देखा था और टॉपर्स के कुछ नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो मैंने उनसे अपने एक नोट्स बना लिए थे ए4 शीट में, जिससे क्या दोनों का कंपाइलेशन हो गया और फिर जो भी मेरे को ओवर द टाइम जैसे टेस्ट सीरीज के थ्रू या आंसर टॉपर्स की आंसर शीट देखते हैं अपन, उसके थ्रू कुछ भी एग्जांपल्स या कुछ भी दिखते हैं तो मैं उसमें नोट डाउन कर लेता था। तो एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत अच्छा नोट्स बन गए थे मेरे, क्योंकि वो कंपाइलेशन ऑफ 3-4 थिंग्स था, तो एक एक बेस्ट सोर्स बन गया था वो मेरे लिए। ठीक है। तो आईआर आईआर के लिए मोस्टली रिलाय करता हूँ मैं करंट अफेयर्स पे, मैगजीन्स पे, क्योंकि आईआर पे मोस्टली वही चीजें हैं कि इंडिया रशिया क्या चल रहा है या रशिया यूक्रेन क्या चल रहा है, इंडिया यूएस के रिलेशंस, जैसे सार्क बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, G20 हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, तो ये सारी आपकी जो आप ईयरली जो भी मैगजीन्स पढ़ रहे हो, मंथली मैगजीन्स हो गए या मेंस 365 पढ़ रहे हो, तो उसमें मोस्टली सारा कवर हो जाता है। इसके लिए एक्स्ट्रा मैंने तो कुछ नहीं करा था, तो मैं इस चीज के लिए इतना ही बता सकता हूँ आईआर के लिए। देन अपनी थर्ड थिंग आती है जीएस 3। जीएस 3 में होता है इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर का भी एक अच्छा खासा पोर्शन आता है, तो एग्रीकल्चर हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर जैसे हुआ, ठीक है, तो एग्रीकल्चर का आपको कुछ स्पेसिफिक आपकी जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स होती है तो उसमें आ जाता है, क्योंकि ये मेनली जो जीएस 3 का है, ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पेपर है। इसमें सारे टॉपिक्स मोस्टली मोस्टली करंट अफेयर से आ जाते हैं। जैसे कोई स्कीम को एनालिसिस करने को आ गया, ठीक है, जैसे हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसे आ जाती है, अर्बनाइजेशन पे आ गया, फ्लड्स पे आ गया, जैसे हीट वेव्स पे आ गया। तो जो करंट अफेयर्स में टॉपिक्स चल रहे हैं, तो मोस्टली ये चीजें करंट अफेयर में कवर हो जाती है और ओवर द टाइम जो आपने पढ़ा है ना, उसको कंपाइल कर कर पूरा ये पेपर हो जाता है। इसके स्पेसिफिक कुछ नहीं है। अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं और उसके बाद आपके पास नोट्स नहीं है उस चीज के, तो आप उसके नोट्स बना लो। ये है, ठीक है। जीएस 4 हो गया एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, ठीक है, क्योंकि इसका स्कोर बहुत मैटर करता है आपके फाइनल कट ऑफ में, ठीक है, क्योंकि ये एक पेपर है, थोड़ा सा बच्चे नेगलेक्ट कर दे क्योंकि अपन ने इसको प्रीलिम्स के टाइम में नहीं पढ़ा। ये एक फुल पेपर है जो पूरा आपको मेंस ओरिएंटेड ही और मेंस के टाइम ही पढ़ना होता है। इसमें जो मैंने सोर्सेस को रेफर करे वो है कि एक
तो लेक्सिकन की बुक होती है, तो वो मैंने लेक्सिकन पढ़ी। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई कि एक्चुअली एथिक्स में क्या पढ़ना है, और आप उन सब चीज़ों को एथिक्स में मतलब जैसे टॉपर्स की मैंने आंसर शीट देखी, तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन्स क्या पूछ रहा है और उस क्वेश्चन्स को मेरे को कैसे आंसर करना है। कैसे मेरे को कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करने हैं, क्योंकि एथिक्स में जो आंसर राइटिंग में मेन यही चीज़ है कि you have to use more and more keywords, more and more examples, रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए या कोई एस्टेब्लिश्ड एग्जांपल्स हैं जैसे ई श्रीधरन हो गए, ठीक है, बाबा अमते हो गए, ठीक है, ये सारे जो एक एग्जांपल्स हैं कि इंटीग्रिटी, प्रोबेटी, जैसे पीपल्स रोड बनाई थी जो आर्मस्ट्रांग पामे सर ने, ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं कि कंपैशन के, तो ये आपको क्या करना होता है कि लाइक जैसे मैंने एथिक्स में क्या करा था, लेक्सिकन पढ़ी थी, उसके बाद मार्केट में नोट्स मिलते हैं बहुत ब्रीफ ब्रीफ में, जिसमें सारे कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं, उनकी डेफिनेशंस दी हुई होती है और उसके साथ-साथ उनके एग्जांपल्स दिए हुए होते हैं। तो ये बहुत हेल्प करा था मेरे को मार्क्स इंक्रीज़ करने में एथिक्स के लिए। तो ये मैंने एक एक्सरसाइज़ करी थी एथिक्स के लिए और मोस्टली मैंने है ना टॉपर्स की आंसर शीट देखी। उन आंसर कॉपीज़ से मैंने सीखा कि लाइक हाउ दे आर अटेम्प्टिंग द केस स्टडीज़, क्योंकि केस स्टडीज़ बहुत हाई वेटेज की होती है। तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि और ये भी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए एथिक्स में, क्योंकि मोस्टली जैसे इस बार का 2022 का पेपर था, इसमें बहुत लेंदी पेपर आया था एथिक्स का। मोस्ट ऑफ द लोगों का छूट गया था एथिक्स का पेपर, बट मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्पीड अपनी मेंटेन रखी थी, तो एथिक्स का हाँ कंप्लीट हो गया था पेपर। तो ये है कि क्योंकि बहुत लेंदी आता है पेपर, क्योंकि केस स्टडीज में आपको 4-4 पेज लिखने पड़ते हैं, तो आप स्टार्टिंग से अगर अपना टाइम मैनेज करके चलोगे तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा और पेपर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये एथिक्स की स्ट्रैटेजी रही। मेरी स्ट्रैटेजी ये रही कि नोट्स रहे, लेक्सिकन रही और जो मैंने कीवर्ड्स वगैरह के एग्ज़ाम्पल्स वगैरह ये मैंने ऐड कर लिए थे, तो एक अच्छी खासा मेरे पास मटेरियल हो गया था। उसके बाद मैंने आंसर्स कॉपी देखी टॉपर्स की और उसके साथ-साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करी। ठीक है? फिर उसके बाद आता है एथिक्स हो गया, देन है ऑप्शनल नहीं लास्ट एक होता है एसे। एसे बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके मार्क्स बहुत वेरी करते हैं। जैसे किसी के आ रहे हैं 100 किसी के आ रहे हैं 140 तो एक 40 मार्क्स का जंप हो गया एक ऐसे की वजह से। तो इसमें तो यूपीएससी में तो 5-5 10-10 मार्क्स बहुत रहते हैं। तो 40 मार्क्स एक बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे को क्या ले लेते हैं लोग बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। कोई तो वहाँ एग्ज़ाम में जाकर ही लिखते हैं, कोई 1 या 2 ऐसे लिख लिया, ठीक है? तो ऐसे को आप लोग लाइटली नहीं लेना है कि आपने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी, थोड़ा आंसर राइटिंग लिखने लगे, तो हर वीकेंड्स पे आप एक बना लें शेड्यूल कि आपको 2 ऐसे सैटरडे, एक सैटरडे को लिखना है, एक संडे को लिखना है। तो आप ग्रेजुअली जैसे आप एसेस लिखेंगे ना, तो आपको खुद को रियलाइज़ होएगा कि हाँ, आप सीख रहे हैं कि ऐसे क्योंकि ऐसे में सीख आजकल जैसे फिलॉसफिकल ऐसे आ रहे हैं। फिलॉसफिकल ऐसे आप नहीं लिख सकते हो डायरेक्ट और लिख भी रहो तो आप उतना स्कोर नहीं कर सकते क्योंकि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है ऐसे के लिए। तो मैंने ऐसे के लिए एज़ सच कुछ नहीं करा बट मैंने क्या है कि अनुदिग्धो शेट्टी सर की जो ऐसे की आंसर बुकलेट थी, मैंने उसको थोड़ा-सा अपने टेबल पे रखा और उसको मैं बार-बार रीड करता था कि एक्चुअली स जो टॉपिक है उसमें सर ने कैसे स्टार्ट करा। एनेक्डोट से स्टार्ट कर रहे हैं या कोटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं या किस चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं किस चीज़ क्योंकि मैं मेरी लैंग्वेज और थोड़ा सर का जो लिखने का स्टाइल था थोड़ा-सा सिमिलर सिमिलर लाइन्स पे था। तो मैं उन सर की कॉपी रिकमेंड मतलब मैं रेफर करता था अपने आंसर्स को वो मतलब ऐसे को देखने के लिए। तो ऐसे के लिए मैंने ये सब करा। मैंने वीकली मैं ऐसे लिखता था और उनको जो मेंटोर्स वगैरह होते हैं या सीनियर्स होते हैं, तो मैं उनसे एक बार रिव्यू करवा लेता था। तो ऐसे मैंने ऐसे का कोई और एज़ सच कोई मैंने ऐसे के लिए कोई कोचिंग नहीं ली या कुछ टेस्ट सीरीज़ एज़ सच नहीं ली। मेरे पास मतलब मैंने अटेम्प्ट में मैं जब मैंने फर्स्ट मेंस दिया था, मेरे पास 8-10 ऐसे हो गए थे, जो क्योंकि मैंने उस टाइम बहुत लेट स्टार्ट करा था। बट अभी वाले अटेम्प्ट में मैंने मतलब अच्छे खासे ऐसे लिख लिए थे क्योंकि हर वीकेंड्स पे मैं लिखता था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि लास्ट टाइम ऐसे में थोड़े कम आए हैं तो इस बार थोड़ा इम्प्रूव करना है ऐसे में। हाँ, पर वो नहीं आए लास्ट टाइम से अच्छे बट मैंने मेरे एफर्ट्स पूरे करे थे ऐसे के लिए। लास्ट टाइम मेरे थे कि 118 समथिंग मार्क्स थे ऐसे में और इस टाइम मेरे 109 समथिंग मार्क्स ही रह गए।
क्योंकि इस साल के वेरिएशंस बहुत रहा है मार्क्स का, ऐसे में लोगों का। तो ये था, ठीक है। देन आती है बात लैंग्वेज पेपर्स की। मैं इस पे 2 मिनट देना चाहूँगा लैंग्वेज पेपर्स पे, क्योंकि बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। दे आर थिंकिंग कि हाँ, हिंदी पढ़ी थी हमने 10th में, हम कर लेंगे हिंदी। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या मेरा 1-2 फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो लैंग्वेज पेपर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि आप मेंस दे रहे हो और आप लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने एक आध बार प्रैक्टिस नहीं करी। तो यही है कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बस 1-2 साल के पेपर हुए, आप उनको बस सॉल्व कर लो, एक बार देख लो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्व कर कर, बस वही प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। तो जिससे आप थोड़ा-सा आंसर्स लिखने में हिंदी में, या आपको थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो जाओ कि उसको, कि भाई हिंदी लिखते कैसे हैं, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा। तो थोड़ा-सा एक पेपर सॉल्व कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। तो लैंग्वेज पेपर के भी आपको 1-2 पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है? देन अपनी बात आती है ऑप्शनल पे। जैसे मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, तो मैं सोशियोलॉजी स्पेसिफिक थोड़ा-सा आपको बता दूँगा, जो भी सोशियोलॉजी ऑप्ट कर रहा है तो उनको हेल्प करेगा। बट मैं, एक क्वेश्चन है जो मेरे सामने हरदम आता रहता है कि आप ऑप्शनल्स कैसे चूज़ करें? क्या कैसे आपको ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए? मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, क्या मैं ह्यूमैनिटीज़ ले सकता हूँ? या मैं जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं क्या टेक्निकल सब्जेक्ट कोई ले सकता हूँ या कुछ? तो ऑप्शनल का जैसे मैंने स्टार्ट करा था, तो मैंने ये देखा था, मैंने 3-4 ऑप्शनल देख लिए थे। मेरा ये क्लियर हो गया था कि मेरा कोई इतना कीन इंटरेस्ट नहीं था कॉमर्स में। तो मैंने कहा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा एज़ ऑप्शनल, ठीक है? तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और एक सोशियोलॉजी, ये 3 देखे, इनका थोड़ा-सा सिलेबस देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखे, और फिर देखा कि इंटरेस्ट किसमें आ रहा है। जैसे नोट्स वगैरह हैं, फ्रेंड्स वगैरह, उनके नोट्स वगैरह देखे मैंने। तो मेरे को लगा कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, उसको आप एक समझ सकते हो ईज़िली, अगर नया सब्जेक्ट भी है तो। तो आप तो मैंने उसको सिलेबस देखा और पीवाईक्यूज़ वगैरह देखे, मेरे को लगा कि इट इज़ डूएबल फॉर मी। तो फिर मैंने सोशियोलॉजी में एक अपना इंटरेस्ट डेवलप करा, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही, जैसे मैं कॉलेज डेज़ में भी सोशल सर्विस की तरफ इंक्लिनेशन था, तो अच्छा लगता था मुझे ये, तो फिर मैंने इसको पढ़ा, तो मुझे समझ में आने लगा कि इंडियन सोशियोलॉजी क्या है। जैसे जो-जो थ्योरीज़ हैं, जैसे मार्क्स की, डर्काइम की, थोड़ा-थोड़ा ब्रीफ आउट करा, क्योंकि इनिशियली कुछ नहीं पता था सोशियोलॉजी के बारे में। थोड़ा-थोड़ा पढ़ा मैंने, फिर उसको रिलेट करा मैंने, मतलब समझा। तो मेरे को लगा कि हाँ यार, इट इज़ डूएबल, क्योंकि ऑप्शनल आपका वो होना चाहिए कि आप कोई प्रेशर में ना लो, या किसी कहने से नहीं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि ऑप्शनल 500 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। तो आप ऐसे नहीं ले सकते, लाइटली भी नहीं ले सकते ऑप्शनल को। तो मैंने देन फिर सोशियोलॉजी में मैंने महापात्रा सर से कोचिंग ली सोशियोलॉजी के लिए, और फिर महापात्रा सर के जो नोट्स थे, और नितिन सागवान सर की जो बुक थी, क्योंकि वो आपकी क्या स्ट्रक्चरली टॉपिक वाइज सब कुछ दे रखा है, तो अगर आपका कुछ मिस होता है आपके नोट्स में, तो आप वहां से एक बार आप देख सकते हो, ठीक है? तो मैंने ये दोनों रेफर करे, साथ साथ में मैंने अपने इस अटेम्प्ट में मैंने क्या करा, हॉलम्बस वाली जो ब्लू बुक होती है, उसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ा। सेलेक्टेड टॉपिक्स के साथ साथ मैंने उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उन चीज़ों को समझा, और उन चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड ऑन करा। फैमिली एंड किनशिप के हुए, या रिलीजन के हुए, तो उस एग्जाम्पल से, क्योंकि कंटेंट तो आपके पास सफिशिएंट होता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो आपको ऐड ऑन करनी पड़ती है, जिससे आपका मार्क्स थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाए। तो मेरा जैसे लास्ट टाइम सोशो में बहुत कम था, मेरा अराउंड 220 कुछ ही था। तो इस बार 250 अराउंड मेरा है। इतना अच्छा नहीं आया, बट हाँ, थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है सोशो में। तो क्योंकि थोड़ी मैंने इसमें इस बार अच्छी तरह करा था, इसमें जैसे टेस्ट सीरीज़ भी प्रॉपर लगाई थी, क्रैश कोर्स भी करा था। मैंने टेस्ट सीरीज़ जैसे ली थी, मैंने इस बार ली थी लेवल अप आईएएस की और महापात्रा सर की। तो ये टेस्ट सीरीज़ ली थी, क्योंकि 2 टेस्ट सीरीज़ लेने से क्या होता है कि आपको थोड़ा-सा, आपको डाइवर्सिटी मिल जाती है, कि जैसे आपके आंसर्स चेक हो रहे हैं, क्योंकि सर से भी मैं पढ़ा हुआ हूँ, और लेवल अप आईएएस सर से भी, जो निषाद सर हैं, तो उनसे भी मैंने क्रैश कोर्स वगैरह करा हुआ है। और तो मैं दोनों की टेस्ट सीरीज लेता था, और दोनों, क्योंकि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप अच्छे डिसेंट टेस्ट पेपर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा बना रहता है। तो उसके लिए, और आप एक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेते हैं, तो आपको जाना ही पड़ता है टेस्ट देने, और आपको टेस्ट देना ही पड़ता है, तो उस बहाने क्या आपका रिवीजन हो जाता है।
तो ये चीज़ है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें। तो मैंने आपको प्रीलिम्स का बता दिया, मेंस का बता दिया, मेंस के सारे सब्जेक्ट्स का, सोर्सेस का बता दिया, ठीक है? सोशियोलॉजी में मैंने थोड़ा-सा ब्रीफ में बताया सोर्सेस, क्योंकि मेरे मोस्टली सोर्सेस यही थे कि जैसे एक तो हॉलम्बस वाली मैंने ऐड करी, इग्नो का कुछ मटेरियल मैंने देखा था जो इग्नो के नोट्स आते हैं, ठीक है? साथ-साथ मैंने उसमें वो अपनी जो नितिन सागवान सर की बुक है, महापात्रा सर की, इनको ही रेफर करा। और जो टेस्ट पेपर्स हैं जैसे अ, महापात्रा मैम थी, रैंक 10 मैम थी, मेरे को नाम रिकॉल नहीं हो रहा, सॉरी। तो उनके मैंने है ना आंसर कॉपी देखी थी, तो उसको मैंने एक बार देखा था कि भाई हाँ, इस अकॉर्डिंग मेरे को आंसर्स इम्प्रूव करने हैं। जैसे 14th रैंकर लास्ट अभिनव सर थे, तो उनके मैंने आंसर्स देखे कि हाँ, कुछ चेंज करना है जिससे मेरे मार्क्स थोड़े से इंक्रीज हो जाएँ। तो वो आपको आंसर, टॉपर्स की जो आंसर कॉपी है ना, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। ये चीज़ है। देन मैं बात करना चाहता हूँ कि जो आपका शेड्यूल होता है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जो मेरे पास जनरल क्वेश्चंस क्योंकि बहुत इतने दिनों से, तो मैं कुछ जनरल क्वेश्चंस लेना चाहूँगा एक बार, मैं मतलब फिर आपको भी डाउट हो मैं आपको क्वेश्चंस देख के और फिर आंसर करता हूँ, ठीक है? तो कि टाइम मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, अपने को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है? तो कि टाइम मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, अपने को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ो, आप 8 घंटे भी पढ़ सकते हो, आप 10 घंटे भी। डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को कितनी जल्दी ग्रैस्प कर पा रहे हो। क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक है, लाइक जैसे मैं गवर्नर वाला चैप्टर है, मैं उसको 2 घंटे में कर रहा हूँ। पर लेट्स सपोज कोई अदर है तो उसको 3 घंटे लग रहे हैं उसके लिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप आवर्स देख के पढ़ो, आप देखो, डिसाइड करो कि आपको पर्टिकुलर डे आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं और आपको उसमें कितना घंटे लग रहे हैं, लेट इट बी, ठीक है ना? बट आपको टॉपिक्स कंप्लीट करने होंगे। तो इनिशियल डेज में मैंने क्या करा था कि लाइक मेरा कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था और मैं थोड़ा सा चीजों को पोस्टपोन कर देता था। तो वो क्या होता था कि एक आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता था, और रिवीजन नहीं हो पाता था तो आपका वो आउटपुट नहीं आ पाता था। तो इस बार मैंने क्या करा, बिल्कुल टाइम टेबल बनाया प्रॉपर्ली कि लाइक मंथली मुझे क्या-क्या करना है, वीकली मुझे क्या-क्या करना है और पर्टिकुलर डे पे क्या करना है। और मैं एट द एंड ऑफ द वीक ये नोटिफाई करता था कि लाइक मेरा 80% जो मैंने टारगेट्स बनाए हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर 80 टू 85% भी आपके टारगेट अकम्प्लिश हो रहे हैं ना, तो इट इज़ गुड, यू आर ऑन द ट्रैक, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कि आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करो, कि इफ यू आर डूइंग पॉलिटी फॉर 15 डेज़ ना, तो आपकी पॉलिटी हो जानी चाहिए 15 दिन में, ठीक है? अगर आपने 20 डेज़ डिसाइड करे हैं पॉलिटी को करने के लिए, तो पॉलिटी 20 डेज़ में हो जानी चाहिए, क्योंकि चीज़ें आप जैसे पोस्टपोन करोगे ना, तो फिर आपके आगे और चीज़ें सफ़र करेगी। आप रिविज़न में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। क्योंकि आपके पास लास्ट के दिनों में चाहे प्रीलिम्स की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, टाइम ही नहीं बचता है। क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती है। लाइक हो गया स्कीम्स हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है? आपके जो मॉडल टेस्ट दिए हैं आपने, उनका रिविज़न, री-रिविज़न, तो बहुत चीज़ें होती है। तो स्टार्टिंग से ही अभी बहुत बेस्ट टाइम है आपके पास कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको आप बिल्कुल टाइमली लेकर चलें, ठीक है? देन बात करूँगा पीवाईक्यू की, जैसे मैंने प्रीलिम्स की बात करी थी, तो मैंने पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस बता दी थी आपको, तो वो मैं उस चीज़ को वापस रिपीट नहीं करूँगा। सेकंड है मेंस के टाइम पीवाईक्यू क्या होता है? पीवाईक्यू आपको, आप जैसे क्या करते हैं कि जैसे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 हुआ, उनके जो 5 साल या 10 साल के क्वेश्चंस हैं ना, आप उनको लिखिए। पहले तो आप रोज़ जो भी आपका इनिशिएटिव है, 5 क्वेश्चन जैसे जो इनसाइट्स आए हैं, तो एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। सेक्शनल वाइज़ क्वेश्चंस बैंक आता है मार्केट में, तो आप वो ले लीजिएगा। तो एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चंस हैं, तो 50 क्वेश्चंस में एग्रीकल्चर में ऐसा क्या पूछा है उसने, क्या आप आंसर कर पा रहे हो? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो हैं, आप बिल्कुल डिटेल्ड लिखिए, जैसे आपका मान लो 200 वर्ड्स है, 250 वर्ड्स है, आप पूरा लिखो। कुछ क्वेश्चंस का आप सिर्फ की पॉइंट्स बना सकते हो, या इंट्रो, कंक्लूजन लिख सकते हो, और बीच की जो बॉडी पार्ट है उसके आप पॉइंट्स पॉइंट्स लिख सकते हो। बट पीवाईक्यू 5 से 8 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत मस्ट है, मेंस के लिए भी।
क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं रिपीट होते हैं। जैसे अभी लास्ट टू लास्ट 2020 का मेंस था, तो अर्बन फ्लड्स वाला था शायद तक क्वेश्चन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मेरे को थोड़ा रिकॉल कम हो रहा है। तो वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था इस बार 20 में, और वो पहले भी पूछ चुकी थी यूपीएससी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं रिपीट भी होते हैं, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि एक्चुअली यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछ रहा है और जो आपने स्टडीज करी है, क्या आप उस पर्टिकुलर नॉलेज से, या वो सफिशिएंट है वो आंसर करने के लिए। अगर नहीं है, अगर तो आप क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पा रहे, तो आप अपने नोट्स को जाकर देखिए कि अगर पर्टिकुलरली मान लो मेरा एनजीओ वाला टॉपिक है, तो ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने और नोट्स बनाए हैं, क्या आंसर हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसमें ऐड ऑन करिए, अगर कर पा रहे हैं तो आपके नोट्स सही है, बिल्कुल आप आगे चलिए। तो यही चीजें हैं कि आप इसमें हर डे बाय डे लर्न करके बहुत बेटर पर्सन आप देखेंगे कि आपके नोट्स भी बहुत हो गए, अच्छे हो गए, क्योंकि आप रोज उसमें एनहेंस कर रहे हो अपनी नॉलेज, वेदर फ्रॉम न्यूज़पेपर, वेदर फ्रॉम टॉपर आंसर शीट, वेदर फ्रॉम अदर वैल्यू एडेड मटेरियल, वेदर फ्रॉम योर स्टैटिक फाउंडेशन बुक्स, जो भी है आप उसमें ऐड ऑन करे जा रहे हो, तो आपका 6 महीने 10 महीने बाद वो खुद ही अपने आप में बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट में मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलर कोर्स इसके है ना, आप बुक ले लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको खुद से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, खुद से उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं कोई शॉर्टकट है या कुछ है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा विद स्मार्ट स्ट्रेटेजी। आप ऐसे नहीं है कि जैसे अब जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि एंशियंट मेडिवल का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कम है, तो ऐसा नहीं कि आप उसमें घंटों घंटों दे रहे हैं या बहुत दिन दे दिया आपने उसमें एंशियंट में, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही चार पांच छह आने हैं, पांच छह आने हैं, और पांच छह में से भी कुछ इतना डायनामिक है कि आप तीन चार ही या दो तीन ही अटेम्प्ट कर पाते हो। तो उन टॉपिक्स पे या उन एरियाज पे आपको, या उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है जिन एरियाज पे यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है, ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। एक चीज मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं 2 मिनट दूंगा इस चीज को, कि लाइक जैसे लोग बोलते हैं कि लाइक आपका इतने 6-7 ईयर से आप तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहते थे, कि क्या था ऐसा कि जो आप यूपीएससी ही देना चाहते हैं या और कुछ नहीं करना चाह रहे। ठीक है, देखो, इन रियलिटी अगर मैं बताऊं तो आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो सबके फेस में आते हैं। मैं आज टॉपर हो गया या मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं आपको बोलूं कि नहीं ऐसा नहीं होता, मैं तो बिल्कुल मोटिवेटेड था, ऐसा नहीं होता। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट जब आपका वाई क्लियर होता है ना, कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, व्हाई यू वांट टू डू अ सिविल सर्विसेज, ठीक है, जब आपका व्हाई क्लियर होता है ना, तो आप एक थोड़ा सा मोटिवेटेड रहते हैं। तब आपके डाउनफॉल ये कि आप या तो पीयर प्रेशर से कर रहे हो या किसी को दिखाने के लिए आप नहीं कर सकते यूपीएससी की प्रिपरेशन में सस्टेन। तो मोस्टली ये है कि आप क्यों कर रहे हो, यू हैव इंक्लिनेशन टू वर्क फॉर द सोसाइटी, फॉर सोसाइटी है ऐसा कि जो आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए परस्यू कर रहा है। ठीक है, तो उस चीज को आप देखिए, क्योंकि वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में कभी कभी ऐसे फेज आएंगे कि आपके एग्जाम से 2 महीने 3 महीने बाद ही आपको पढ़ना है, आपके कॉम्पिटिटर्स 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऐसे भी चीज आएंगी। तो इसलिए आप टाइम को मैनेज करके चलिए फ्रॉम द डे वन, और साथ साथ अपने टाइम को, अपने सिलेबस को इस अकॉर्डिंग मैनेज करके चलिए कि आपका टाइम से पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और जब भी आपका ऐसे फ्री टाइम भी देना पड़े, 1 दिन 2 दिन, तो आप दे सको। क्योंकि 7 डेज नहीं पढ़ सकते अपन विद फुल एफिशिएंसी, जो होता है कि भाई 10 घंटे आप रोज पढ़ रहे हो तो आप 7 दिन तो दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ सकते। किस दिन आपको 5 घंटे ही पढ़ने की इच्छा होगी, किस दिन आपको 7 घंटे की पढ़नी, किस दिन 10 घंटे भी पढ़ोगे आप, बट आपको पढ़ना रोज है। कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है ना, कंसिस्टेंट रहना है आपको प्रिपरेशन में, चाहे आप थोड़ा कम पढ़ लो, बट आपको पढ़ना रोज है। ठीक है, ये वाला है। एक क्वेश्चन जो मेरे पास अभी बहुत डीएम्स में आ रहा है कि लाइक इंस्टाग्राम पे, कि आपका जो चैलेंजेस हैं, जैसे फिजिकल चैलेंज है आपका, मैं जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हूँ मैं, तो मेरा लाइक एल्बिनो हूँ मैं, तो बहुत सारे एल्बिनो फ्रेंड्स हैं जो मुझे जो तैयारी करना चाह रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं कि इतने चैलेंजेस हैं आते हैं पढ़ाई करने में, कि आप इसको कैसे कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो। देखो,
टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? चैलेंजेस आएँगे आपकी जर्नी में, जैसे आई साइट प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो आपको उनको सॉल्यूशंस देखने हैं। आपको अपना एटीट्यूड सॉल्यूशन ओरिएंटेड या ऑप्टिमिस्टिक रखना है कि जैसे भी जो भी प्रॉब्लम आएगी, आपको उसको ओवरकम करके और आपको सॉल्व करके और आपको जंग जीतनी है, ठीक है? तो जैसे आईसाइट की प्रॉब्लम है, तो यू कैन यूज़ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू कैन यूज़ देयर आर सो मेनी ऐप्स in which by using them in their text to speech, they can speak the text which is there. तो जो भी आप ई बुक्स पढ़ सकते हो या रीडर को कभी कभी हायर कर सकते हो या फैमिली मेंबर की कभी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि यूपीएससी के में जैसे अभी मेंस का टाइम था तो 12-12 घंटे या प्लस पढ़ना पड़ता था, ठीक है? तो थोड़ा इस पे प्रेशर पड़ता था, तो आप पूरे टाइम नहीं पढ़ सकते हो, थोड़ा आप खुद से पढ़ रहे हो, थोड़ा आप किसी की फ्रेंड की हेल्प ले रहे हो या थोड़ा वीडियोस वगैरह से पढ़ रहे हो, तो आपको इस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। टू बी वेरी क्लियर, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर इफ आई कैन क्लियर द यूपीएससी ना, यू ऑल्सो ऑल कैन क्लियर यूपीएससी, ठीक है? इसमें कोई वो नहीं है कि मेरा क्लियर हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड था, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ टिल स्कूल। कॉलेज के बाद मैंने अपना थोड़ा-सा स्टडीज़ की तरफ फ़ोकस करा और फिर मैंने एक मेरा गोल डिफाइन करा कि लाइक आई वांट टू क्लियर अ यूपीएससी और इसके लिए मैं अपने इसके लिए वर्क करूँगा। तो फिर देन मैं थोड़ा-सा अपना एकेडमिकली मैं सही होता गया और फिर मैं पढ़ाई की तरफ फ़ोकस करते हुए, तो कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी बैकग्राउंड हो या एवरेज स्टूडेंट हो, बट आपका जो गिवन टाइम पीरियड है ना, उसमें आप बिल्कुल फ़ोकस तरीके से आप तैयारी करो। आप अपना 100, 110% देना है आपको। तो इट इज़ डूएबल, इट इज़ मैनेजेबल फॉर एवरी पर्सन फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, और यू इफ यू हैव अ फिजिकल चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज, जस्ट स्टडी। This is the thing, and you have to find your way that how you have to study and how you go about it. Okay? मैसेजेस आए हुए हैं बहुत सारे। Now let's see. हाँ, जैसे पूछ रहे हैं कि लाइक मेंस के लिए आपने कौन-सी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी या क्या करा? मेंस के लिए मैं मोस्टली 2 या 3 टेस्ट सीरीज़ करता था। तो 2 तो मैं मोस्टली कुछ-कुछ पेपर्स ले आता था, इनके जैसे विज़न का हो गया या इनसाइट्स के हो गए, घर पे लाकर करता था। बट जैसे मैंने फोरम की एमजीपी जॉइन करी थी। फोरम आईएएस की एमजीपी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है, जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी बहुत डिटेल्ड तरीके से दिए हुए होते हैं। ठीक है? और पॉइंट्स बहुत अच्छे, और उनका जो इवैल्यूएशन है ना, वो भी बहुत अच्छा है। तो एमजीपी मैंने जॉइन करी थी फोरम की, उसमें 8 टू 12 टेस्ट होते हैं आई थिंक कुछ, तो वो मैंने सारे टेस्ट दिए थे। और हाँ, और मैंने जो टेस्ट 1 था, टेस्ट 4 था, तो मैंने उसमें बहुत इम्प्रूव करा। तो ये लर्निंग प्रोसेस है और आप इम्प्रूव करोगे, बट ये है कि आपको खुद को ही करना है, क्योंकि जो चेक कर रहे हैं कोचिंग में वो भी सीनियर्स ही हैं, जिनका यूपीएससी में नहीं हुआ, वो ही इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो कोई वो नहीं है, तो आपको खुद को ही देखना है एट द एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नो में जो एमए का मटेरियल है ना, मैंने वो रेफर करा था। जैसे बीए का भी कुछ कुछ होता है, बट क्या होता है कि महापात्रा सर के नोट्स में वो थोड़ा ऑलरेडी कवर था, तो मैंने एमए के नोट्स लिए थे इग्नू के, तो थोड़ा उसमें से मेरे को थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंडिंग बनी मेरी, तो मैंने सोशियोलॉजी के लिए वो वाला लिया था यूज। सोशियोलॉजी में शॉर्ट नोट्स के लिए ये है कि कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने क्या करा था, जैसे नितिन सागवान सर की बुक है, तो मैंने उसमें ही है ना स्टिकी नोट्स लगा के कुछ कुछ नोट्स बना लिए थे, क्योंकि मुझे वो थोड़ी बुक अच्छी लग रही थी समझने में, करने में। और जो मेरे महापात्रा सर के नोट्स थे ना, मैंने उसमें अंडरलाइन कर लिया था कि हाँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में ये चीजें हैं, इस पर्टिकुलर बुक में से मुझे ये चीज करनी है। तो वो मेरा क्या है कि मैंने एज सच कुछ अलग नोट्स नहीं बनाए। कुछ टॉपिक्स हैं जो पेपर टू में, कुछ टॉपिक्स हैं पेपर टू में जो महापात्रा सर भी कवर नहीं करवाते लास्ट के। पॉपुलेशन एंड डायनामिक्स हो गया, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन हो गया, ये हो गया, तो इनके मैंने A4 शीट से नोट्स बनाए थे। और वो शायद तक सिंदूरी मैम के नोट्स भी थे, मैंने थोड़ा उनको रेफर करा था। ठीक है?
तो 2-3 जगह से आपको कुछ-कुछ टॉपिक्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप देख लो कि अगर आपके नोट्स सफिशिएंट हैं, तो वेल एंड गुड है। अगर कुछ टॉपिक्स के नहीं हैं, तो आप उसके 2-3 सोर्स को एक बार पढ़कर और एक नोट्स बना लो। ठीक है? और क्या क्वेश्चंस हैं? बस आई थिंक आई एम डन विथ ऑल द क्वेश्चंस। अगर और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को इंस्टा पे प्लीज डीएम कर दीजिएगा। मेरी आईडी है अभिनव_9325। ठीक है? ओके बाय।